Assalamu alaikum everyone. So we are back again with the same topic, that is child sexual abuse. So I am waiting for the guest. Child abuse is spreading in our Kashmir day to day, or what can I say, it is spreading all over the world right now. We got so many records, like we let's see what our guest will say. Okay, he's here. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल है? आप ठीक है? अच्छे से? हाँ, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप ठीक? बस शुक्र। तो सबसे पहले आई एम सो थैंकफुल कि आपने ये ज्वाइन किया, बिकॉज हम एक नोबल कॉज पे बात करते हैं। सो इट्स वेरी ग्रेटफुल कि आपने ज्वाइन किया हमारे साथ। आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं, कहाँ से रहते हैं, मतलब कहाँ से आए हैं आप, और इस छोटी सी दुनिया में, इस कश्मीर में आप रैपर आशू के नाम से मशहूर है, और आप सोशल काज पे जो है लिखते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया, वीवर्स जानना चाहेंगे। सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स माय ऑनर कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया, जो कि इतना एक नोबल कॉज पे आप काम कर रहे हो। तो आई हैव बीन सीइंग योर लाइव इवेंट्स, जो भी आप कर रहे हो, जैसा आप इससे पहले भी कर रहे थे, कोविड से पहले, और जो इस वक्त भी आप कर रहे हो। तो इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। और साथ साथ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा असली नाम वानी अरमान है, बट आई एम नोन एज रैपर ओशू। और जो चीज मेरे रैप को बाकी लोगों से अलग बनाती है, वो ये है कि दैट आई रैप ऑन सोशल इश्यूज। जो मुझे इशू लगता है कि सोसाइटी में है, जिस पे काम करना चाहिए। तो आई एम सॉरी, कॉल एक आ गया था, तो इस वजह से इंटरप्ट हो गया। इट्स ओके, तो इट्स ओके। मैं ये कह रहा था कि जो मेरा मेन फोकस है वो सोशल इश्यूज पे रहता है, और उसी वजह से जितना मैं देख रहा हूँ, जो जो इशू मुझे लगता है कि मुझे ग्रैब करना चाहिए, इस बारे में मुझे लिखना चाहिए, तो आई एम जस्ट कैपिटलाइजिंग ऑन दैट। ओके। सो सोशल इश्यूज, डोंट यू थिंक चाइल्ड अब्यूज एक ऐसा कॉज है जिस पे आपको लिखना चाहिए, या ऑफ जिसके बारे कोर्स। में आपको बात करनी चाहिए? बिकॉज इन डे टू डे कश्मीर में हम देख रहे हैं, आए दिन ऐसे केसेस बाहर आते हैं, या आए दिन हम सुनते हैं कहीं पर रेप हो गया, कहीं पे मर्डर हो गया इस चीज को लेकर, या गैंग रेप हो जाता है कहीं पे भी कश्मीर में। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस बारे में भी लिखना चाहिए? ऑफ कोर्स, जैसे कि आप जानते, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो हम्म। आगे जो आपका संभालते हैं प्रोडक्शन इसका सारा, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। हमारी एक मीटिंग भी हुई थी इस बारे में, वेयर वी डिस्कस दैट विल हम्म। डू समथिंग हम्म। कोलैबोरेटिवली दिस। बिकॉज मुझे लगता है ये हम्म। बहुत ही ग्रेव। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है हमारे ओन। अगर हम पहले अपने घर में देखेंगे, अपनी वैल्यू में देखेंगे, ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा हम्म। रहा है। सो मुझे लगता है दैट इट इज ऑन माई प्रायोरिटी लिस्ट, और बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू कम आउट विद समथिंग रिगार्डिंग दिस। चलिए इंशाल्लाह। सो वी विल टॉक अबाउट इन जनरल चाइल्ड अब्यूज, या फिजिकल अब्यूज, या वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, जितने सारे भी अब्यूज है। क्या आपके क्या व्यूज है इसको लेकर, या आप क्या समझते हैं, यू एज अ यंगस्टर, क्या आप चेंज लाना चाहेंगे इस चीज को रोकने के लिए? आपका क्या ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मतलब दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाइल्ड अब्यूज की बात करेंगे, वो एक अम्ब्रेला टर्म है। अगर हम चाइल्ड हम्म। सेक्सुअल अब्यूज की बात करें, तो वो एक स्पेसिफिक टर्म है। सो हम्म। अगर हम इस वक्त यहाँ पर फॉर एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज की बात करें, तो हमको समझना पड़ेगा कि दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सेक्सुअलिटी। उसमें हम्म। हमारे इमोशंस आते हैं, फिजिकल चीजें आती है, जो कि बहुत सारा एक हम्म। अम्ब्रेला टर्म बन जाता है। बट ओवरऑल क्या है कि चाइल्ड ही इन्वॉल्व है दोनों कॉन्सेप्ट्स में। तो हम्म। वैसा इशू है हमारा। मैं एज ए यंगस्टर जो देख रहा हूँ, जो ट्रेंड देख रहा हूँ, बिकॉज आजकल की जो दुनिया है, इट इज एन एरा ऑफ सोशल मीडिया।
आज कोई चीज जो है वो छुपी नहीं रहती है। जैसा फॉर एग्जांपल पहले अगर कुपवारा में कोई इंसिडेंट होता था तो श्रीनगर के लोगों को शायद 1 साल बाद पता चलता, बट नाउ वी हैव अ ग्लोबल विलेज, वी आर लाइक ए ग्लोबल विलेज। आपको कोई भी चीज अमेरिका में हो जाए वो कश्मीर के लोगों को विद इन ए सेकंड पता लग जाता है। सो मुझे लगता है जितना जितना ट्रेंड बदलता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती गई, उतना उतना जो ये चाइल्ड अब्यूज के इंसिडेंट्स है जो ये ज्यादातर रिपोर्ट होने लगे, हम तक पहुंचने लगा। देन वी टू अंडरस्टैंड कि ये हम में भी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा इशू है दैट वी वर वेरी नेग्लिजेंट टुवर्ड्स इट, वी वर अनअवेयर अबाउट इट। शायद बचपन में बहुत सारे मेरे जो आसपास सर्कल में लोग हैं उनके साथ हुआ हो, बट दे कुड नॉट स्पीक अबाउट इट। तब बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल था। लेकिन अब जो जितना जितना ट्रेंड आ रहा है, जैसे आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही है जो एक बात कर रहे हैं इस पे, दे आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू कम आउट एंड टू टेल देयर स्टोरीज व्हाट एवर हैपेंड टू देम, और इफ दे आर सीइंग एनीथिंग तो वो उसको बयां कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उस हिसाब से एज ए यंगस्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, इस वजह से एक बहुत एडवांटेज यह है कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस किसी के साथ हुए हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और उस वजह से जो अल्लाह बचाए आगे चल के कुछ ऐसा हो जाता तो शायद बहुत बचाव हो सकता है। ओके। आप सोपोर से बिलोंग करते हैं क्या? आपने कभी सोपोर में कभी मेल टू मेल, आप हम आपके जनर की बात करेंगे, मेल टू मेल, क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़के ने एक लड़के का रेप किया, या एक लड़के ने कोई किसी को मोलेस्ट कर रहा है या अब्यूज हो रहा है कहीं पे? ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड इट लॉट ऑफ टाइम्स। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि शायद ये कहीं ना कहीं एज कलेक्टिवली हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी फॉल्ट है कि हम बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं जब तक वो मसला इतना ग्रेव हो जाता है कि फिर हमें कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती। जैसा फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम्पल लें कोरोना की, जब तक हमारा फर्स्ट वेव चला गया तो हम लोग अनमास्क करके निकल गए, ये पता हो गया कि शायद सब ठीक है सब ठीक है, और जब तक सेकेंड वेव आ गया। लाइकवाइज ये चाइल्ड अब्यूज जो इट हैज बीन अराउंड, अब वी कैन नॉट से कि नहीं मैंने कभी नहीं सुना, आई हैव हर्ड इट। मैंने कहीं पे सुना कि कोई मौलवी साहब, इवन इतना सैक्रेड चीज, मौलवी साहब ने किसी अपने डिसिपल को इस तरीके से मोलेस्ट किया है, किसी टीचर ने एक बच्चे को किया, एंड दे वर ऑल मेल। जितना मेरे तक आया है, मतलब जितना मुझे याद पड़ रहा है आपके कहने से, मैक्सिमम तो मैंने यही सुना है कि एक लड़के पर हुआ है। बट हमारी सोसाइटी ऐसे है कि यहाँ पर ये समझा ही नहीं जाता कि एक लड़का भी टैबू, मोलेस्ट हो सकता है। हम इसको टैबू ले लेते हैं एज टैबू। लाइक अगर कोई बच्चा अब्यूज हो रहा है, चाहे सेक्सुअल हो चाहे वर्बल हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल? मुझे लगता है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा इस वजह के, इस चीज के लिए, इस हिसाब से, बिकॉज जितना मैंने इस बारे में देखा है या सुना है, और खुद भी जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मेरी बात हुई थी रिगार्डिंग द ट्रैक, सो आई ट्राई टू रिसर्च अबाउट इट कि क्या है क्या नहीं है। सो व्हाट आई हैव कम टू नो अबाउट इज कि सबसे ज्यादा जो ये है ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स की वजह से होता है। जो आपके क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जो आपको लगता है कि ये बंदा मतलब कोई दुनिया करे लेकिन ये नहीं कर सकता है, वही आपके बच्चे को अब्यूज कर रहा होता है। So it is the fault of the parents that they are not able to differentiate between whom to trust and whom not to trust. So आजकल की दुनिया है ना, it is a very different place. आज आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते, कुछ ट्रस्ट नहीं कर सकते। इवन जो आपका बहुत ही क्लोज कांटेक्ट होगा, आपको कुछ पता नहीं होगा कि what he or she is up to. So it is very important. It is very important to understand as a parent कि हम अपने बच्चे पे नजर रखें, हम ये देखें कि वो उसकी एक्टिविटीज में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, उसका बिहेवियर तो चेंज नहीं हो रहा है, वो कोई बातें तो नहीं छुपा रहा है। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन ब्रिज बनाना विद योर चिल्ड्रन। जब आप उसको फ्रीली कम्युनिकेट करोगे, उसके साथ वैसा एक ट्रस्ट डेवलप करोगे, देन वो आपको कुछ भी बता देगा। लेकिन जब आप वैसा इनसिक्योरिटीज उसके साथ रखोगे, सो ऑब्वियसली वो ये सोचा, क्योंकि जो अब्यूजर होता है उसका यही होता है, वो पहले उसको डराता है कि अगर तुमने घर वालों को बोल दिया फिर ये होगा, फिर तुम्हारी मॉम डैड ऐसा करेंगे, और जब मॉम डैड स्ट्रिक्ट होते हैं तो ये बच्चा भी डर जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट parents to first of all understand that we have to be very compassionate towards our children. Then only these cases can come in life. एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। किश्तवाड़ एक प्लेस है, आपको पता होगा। हाँ, तो वहां पे 8 साल का बच्चा मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा था। इरफान था उसका, 8 साल का। एंड हिज फ्रेंड, उसने इसको बुलाया अपने घर पे, बोला मुझे बेड का मतलब ये सेट करना है, मेरी हेल्प कर दो। तो वहां पे वो उसके घर पे गया तो उसने मौजम ने इरफान का रेप कर दिया। और ये जो केस है ये बाहर आया था, उनके पेरेंट्स ने ऐसा बोला था। उसके बाद एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए थे कश्मीर में, लाइक लॉज काफी सारे इस चीज को लेकर जो कि अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। और अगर है भी कहीं पे कोई केस आता है तो पेरेंट्स पहले दबाने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू थिंक एज ए यंगस्टर, इस चीज का जो अगर जो लॉ है वो प्रॉपर क्यों नहीं फॉलो हो रहा है?
हम्म हमारा सारा हमारी जो जो सिस्टम है ये वहां पे फॉल्ट है। जब सिस्टम में ही हम्म फॉल्ट है, जैसा फॉर एग्जांपल आपके घर में बिजली एक कमरे में फॉर एग्जांपल इसलिए नहीं आ रही है, आप पर्टिकुलर अगर एक कमरे को टारगेट करने जाओगे तो आपको सबसे पहले देखना है जहां पे वो बोर्ड लगा हुआ है, अगर वहीं हम्म पे फॉल्ट है तो आप पर्टिकुलर कहाँ कमरे में ढूंढने जा रहे हो बिजली। तो हम्म लाइक वाइज हैपनिंग इज द सिस्टम का बेस है, वहां पे फॉल्ट है। फॉल्ट यहाँ से शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम। पहले मैं अपने घर की बात करूं, वहां से जैसे आपने पहले कहा था इट इज कंसिडर्ड एज अ टैबू। तो अगर फॉर एग्जांपल कल को आशु रिपोर्ट करेगा, आई एम अ चाइल्ड आई रिपोर्ट दिस, मेरे हम्म साथ ऐसा हो गया, मेरे हम्म पेरेंट्स सबसे पहले बोलेंगे यार वो गए सोसाइटी में थू थू, आप सोसाइटी में एग्जैक्टली धिक्कार आ जाएगा। एग्जैक्टली तो आप क्या करते हैं, इसको अपनी जगह समझाते उस लड़के को, इसको दैट मीन्स कि वो बच्चे को जिसने ये किया, जिस बंदे ने किया, उसको आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप हम्म तो यार टूट जाओगे, कोई मसला नहीं, उसको वो एडवांटेजेस बन जाता है फिर। हम्म तो वो हम्म बहुत बड़ा इशू मुझे लगता है। जैसा फॉर एग्जांपल एक केस हुआ रिसेंटली, कल मैं देख रहा था, आई वाज इवन टॉकिंग टू सम गाइस फ्रॉम द मीडिया फ्रेटर्निटी, दे वर टेलिंग मी द सेम थिंग कि आपको इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, यू शुड रैप समथिंग अबाउट दिस, जो बांडीपुरा का केस हुआ। हम्म जैसा आप देखिए कि बांडीपुरा दैट्स के केस में मैं सुन रहा था, शाहिद इमरान के साथ वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे उसके डैड। तो हम्म वहां पर मैंने कमेंट सेक्शन देखा, हमारी सोसाइटी का कमेंट सेक्शन, जो कि जो डिजिटल वॉरियर घर हम्म पे बैठ के उनको घर पे बैठ के उनको बहुत इजी लगता है एक टाइप कर देना कुछ भी। तो वो क्या, वो वहां पे एक बंदा लिख रहा है कि यहाँ पर जो है इस लड़की का, आई एम सॉरी बार बार कॉल आ रहा है, आई एम सॉरी। ओके इट्स सो ओके तो वो ये कह रहे थे कि जो ये लड़की है इसका भी कंसेंट होगा इसमें। सो सबसे पहले जब हमको पता नहीं है, व्हेन वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट द लॉज, कि लॉज क्या है, हमको इसी तरीके से क्या भी लगाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंसान को ये जानना चाहिए था कि एक कॉन्सेप्ट है स्टैट्यूटरी रेप, जहां पे कि जो कि एक ऐसा रेप माना जाता है कि इवन अगर 18 साल से छोटे जो है उनका कॉन्सेंट भी होगा फिर भी वो कॉन्सेंट नहीं माना जाता है। दैट इज रेप हम्म उसको कहा जाता है। वहां पे अगर उनका कॉन्सेंट भी होगा भी, बट दे आर नॉट इन ए पोजिशन, उनका दिमाग इतना अभी मच्योर नहीं है कि उनके हम्म कॉन्सेंट को कॉन्सेंट माना जाए। तो ये हम्म पता नहीं होगा, उसने लिख दिया कि यहाँ पर लड़की की भी गलती है, इसने भी माना होगा। तो एग्जैक्टली दिस इज मेंटेलिटी इन द सोसाइटी दैट वी हैव टू चेंज। तो मुझे लगता है ये फॉल्ट वहां से शुरू हो जाता है। और जब सोसाइटी पहले ऐसी है, जब पेरेंट्स इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है, तो आपको क्या लगता है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनको इतनी फुर्सत है फिर? जब आप पेन नहीं लोगे, वो तो ऑलरेडी गेन में लगे हुए हैं, उनको तो कोई एग्जैक्टली टेंशन है नहीं। एक एक जगह पे ग्रुप डिस्कशन चल रहा था इसी चीज को लेकर। तो सो एक बंदा आके बोलता है कि अगर कपड़े प्रॉपर होंगे तो रेप नहीं होगा। डू यू थिंक कि कपड़े प्रॉपर नहीं होंगे तो रेप नहीं होगा? मतलब उस बच्चे का क्या कसूर जो 2 महीने की बच्ची है, उसके कपड़ों का आप क्या देखते हो? या उस बच्ची में आप क्या देखते हो? या जो 4 महीने का है, 4 साल का है, 5 साल, इवन 10 साल का भी, 10 साल का बच्चा भी बच्चा ही होता है। हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि एक बड़ी लड़की है। या उसका कॉन्सेंट क्या होगा उसमें? डू यू थिंक क्लोथ्स रियली मैटर? सीरियसली, मतलब मैं स्पेशली चिल्ड्रन की बात कर रही हूँ मैं, मैं वुमन का आपको नहीं मैं कंसिडर कर रही। मैं आपको ये बताऊं कि जो बच्चों के रिलेटेड ये बताए, बच्चों के रिलेटेड ये बताए कि उनके कपड़े को लेकर जज करके फिर जो है रेप्स होते हैं या ऐसा होता है, तो मुझे लगता है वैसे इंसान को एक कपड़ा बहुत जरूरी है, उसके लिए एक कपड़ा जो कि व्हाइट कलर का आता है, फिर उसके बिल्कुल साइज से वो बिल्कुल। आधा से बना सकता है, और उसी कपड़े को खुद लिपट कर उसको खुद दफन होना चाहिए। बिकॉज दिस इज द हाइट ऑफ अब्सर्ड मेंटालिटी, जहां पर आप एक ऐसे बच्चे के कब मतलब बच्चा बच्चा आप किसको कहते हो? पहले आप चाइल्ड डेफिनेशन तो देखो ना। someone who is एग्जैक्टली। immature, someone who is like a flower। हम आमतौर पर बोलते थे आप फ्लावरिंग बर्ड बोलते हैं ना हम, जैसे बच्चों को बोलते हैं ये फ्लावर्स है, इनको हमें ग्रूम करना है। तो हम्म फ्लावर जब आप उनको बोलते हो तो आप यहाँ से इतना मेच्योरिटी उनमें ढूंढ रहे हो कि पहले वो पता करे कि मुझे क्या पहने। ये तो एज अ सोसाइटी ऑफ, जैसा कि मंटो एक बहुत ही फेमस राइटर है, वो बोलता है हम्म कि मैं अपनी स्टोरीज में अपने स्टोरी में लिख रहा हूँ सब कुछ साफ साफ अयान लिख रहा हूँ कि मेरी सोसाइटी में क्या हो रहा है। और अगर हम्म आपको मेरी स्टोरी पढ़कर वाहियात चीजें न पढ़ने को मिल रही है, दैट हम्म डजंट मीन मेरी स्टोरी वाहियात है, उसका मतलब ये है ये सोसाइटी वाहियात है जिसमें एग्जैक्टली। ऐसी चीजें। सो लाइक वाइज जब किसी को किसी के कपड़े ऐसे लग रहे बच्चों बच्चों को लेकर भी, तो मुझे लगता है कि वो इंसान खुद वाहियात है, तभी उसकी जाके ऐसी मेंटालिटी।
हेयर का मैं थिंग लेट मैरिज कहते हैं, अक्सर कहते हुए सुना है कि लेट मैरिज का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, तब जाके एक मेल मजबूर होता है, मतलब मैं उसको यही टर्मिनोलॉजी कहूंगी कि रेप करने पे। डू यू थिंक कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही, अगर आप लेट में, उसका अपना कोई कॉज हो सकता है, दैट डजंट मीन आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स पूरे करने के लिए एक बच्चे को एक टारगेट बनाओ, एक वुमन को टारगेट बनाओ जो बाजार में चल रही है और चार लड़के आके उसका रेप कर देंगे। डू यू रियली थिंक अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, दैट इज कम्प्लीटली योर फॉल्ट, आपने टाइम पे शादी नहीं की, दैट डजंट मीन कि आप एक बच्चे को टारगेट करो अपने सेक्सुअल डिजायर पूरे करने के लिए। मुझे मुझे हंसी आती है ऐसे सोसाइटी के बहानों पे, ऐसे एक हम्म, नैरेटिव पे जो कि छापा गया है हमारी सोसाइटी में। आप अगर देखोगे, आप अगर एनालाइज करोगे हमारी बॉलीवुड की मूवीज को, जो कि हम्म, बॉलीवुड में आमतौर पे मूवीज होती है, आप देखोगे एक चोर चोरी करता है और भागता हुआ आता है, फिर उसको हीरो पकड़ता है, फिर वो उसको हम्म, बोलता है कि आपने चोरी क्यों, बोलता है मेरी माँ बीमार थी तभी मैंने चोरी की। तो आप हम्म, चोरी को ग्लोरीफाई कर रहे हो। आप हम्म, समझ रहे हो मेरी बात? आप इस हम्म, प्रोसेस में चोरी को ग्लोरीफाई कर रहे हो कि यार कोई हम्म, भी मजबूरी है चोरी कर लो। हम्म, बिल्कुल वही केस है जहां पर आप ये बोल रहे हो कि किसी की सेक्सुअल डिजायर फुलफिल नहीं हो रही है तो वो बच्चे को पकड़े। हम्म। मतलब क्या एक हमारे एक एक समाज में एक इस चीज आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय सेंटेंस। एक बहुत ही साइकेट्रिक डिजीज, बहुत ही कॉमन डिजीज है ऐसे लोगों में जिसको पीडोफिलिया बोलते हैं। हम्म, वो साइकेट्रिक डिजीज है। वो ऐसा नहीं है कि उसके उसका डिजायर वो उसका दिमाग में ऐसा होता है दैट दैट पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन। वो उसका एक पूरा एक किताब है पीडोफिलिया, अगर आप पढ़ेंगे या जो व्यूअर्स देख रहे हैं पीडोफिलिया के हम्म, बारे में पढ़ेंगे, देन दे वुड कम टू नो कि वो हम्म, पूरा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ऐसे हम्म, लोगों को काउंसल करने की जरूरत है। अगर आपको हम्म, कोई ऐसा आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको काउंसलिंग करे, प्रॉपर काउंसलर्स है इसके लिए। तो हम्म, ये बता देना कि उसको ये नहीं मिल रहा था तो इसलिए किया, दिस इज एब्सर्ड। हम्म। ओके। तो एक और एक इंसान एक काफी ज्यादा आई गेस, मतलब मेरे लाइव पे भी काफी आके बोल देते हैं कि आपको पता करना चाहिए ये बेसिकली अगर ये ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। डू यू रियली थिंक कि मुझे पहले उसके बैकग्राउंड में जाना है, व्हाई इज अटेम्प्टिंग रेप, या व्हाई ही इज डूइंग लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग कि वो किसी को भी टच करेगा कहीं पे भी, चाहे गाड़ी में, चाहे सड़क पे, चाहे कहीं पे भी, या ईव टीजिंग भी इसमें आता है, इसमें काफी सारी चीजें आती है। क्या आपको लगता है कि वही एज अ सोसाइटी हमें पहले उस लड़के को देखना चाहिए कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा है इस चीज के पीछे, या फिर हमें उस पे ध्यान देना चाहिए जिसके साथ ये हो रहा है? देखिए, मतलब अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो उनकी बात किसी हद तक सही है, इस हिसाब से कि अगर हम पूरा सिस्टम को मॉडिफाई हम्म, करने की बात करें तो उसमें हम्म, हमको ये एक फैक्टर भी लाना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, क्यों आ हम्म, रहे हैं ऐसे लोग। बट हम्म, अगर हम शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात करें, शॉर्ट टर्म मेजर में हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम पहले एक जो जिसने ये अटैक किया है उस पे कि हम उसको उसके ऊपर रिसर्च करने बैठ जाए। फर्स्ट हम्म, ऑफ ऑल हमें अपने विक्टिम पे ध्यान देना है, उसको हम्म, सबसे पहले रिहैबिलिटेट करना, उसको देखना है कि इसको किन चीजों की जरूरत है। आप हम्म, इसको ट्रोमा किसी क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि उसके साथ इशू होता है उसके बाद जो ट्रोमा होता है उसके साथ, हम्म, वो बहुत 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 लॉन्ग लास्टिंग उसकी लाइफ में फिर चला जाता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपने उस पे ध्यान देना चाहिए, और जब हम फिर पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की बात करें तब हमें देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। जैसे मैंने हम्म, एक रिसेंट स्टडी देखी कि जो हम्म, प्रोस्टिट्यूट्स है जो समाज में मतलब जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी हम्म, आज के समाज, मैक्सिमम जब उनसे बात की गई, उनसे पूछा गया तो 90% से ज्यादा उनमें से वो थे जो पहले चाइल्ड लेवल पे अब्यूज हो चुके थे, और तब फिर उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं रहा ये फील्ड चुनने के बगैर। हम्म, तो आप मुझे पता है क्या हम पहले उन पे वर्क करें या पहले हम उनको देखें जिन्होंने ये किया। मुझे लगता है दैट्स व्हाट वी आई शुड गो थिंक। फॉर दोज पीपल जो विक्टिमाइज हुए, नॉट फॉर दोज जो करते हैं। एग्जैक्टली। ये जो एब्यूजर होता है मैक्सिमम केस में आप देखेंगे ये हमारे घर में ही होता है, ये कोई बाहर राइट। से नहीं आता। एक बच्चे के साथ अगर कुछ गलत होता है तो घर में ही होता है, बिकॉज या हम इतना ट्रस्ट कर देते हैं एक टीचर पे, एक ट्यूटर पे, या फिर एक क्या कहते हैं उसको, अंकल, कजन, ब्रदर। आजकल माँ, मतलब मुझे लगता है बाप से बढ़कर कोई एक बेटी का ये नहीं होता है। लेकिन आपने देखा हो, आपने सुना होगा, मे भी आपने सुना होगा, बड़गाम में एक केस आया था जहां पे एक बाप ने एक बेटी के साथ मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। राइट। तो राइट।
जब एक बेटी अपने बाप के पास सेफ नहीं है, वो रियल फादर थे, वो ऐसे नहीं कि स्टेप फादर होंगे तो चलो मे बी वहां पे हो सकता है ऐसा कुछ, लेकिन वो रियल फादर थे। क्या आपको नहीं लगता है जब एक बच्ची अपने बाप के पास सेफ नहीं है तो हमारे पेरेंट्स को ये समझना चाहिए बच्ची कहीं पे सेफ नहीं है? या अपनी एक माँ को क्या होता है कि एक बच्ची पर्दे में रहे, लेकिन पर्दे का ये मतलब नहीं है कि आप ऊपर से नीचे तक इसको चादर उड़ा दो, लेकिन बाकी आप किसी और के जिम्मे पे इसको छोड़ दो। चाहे आप इसको नानी भेजते हो 1 महीने, तो आपको पता ही नहीं होता है आपका बच्चा कहाँ पे है, क्या कर रहा है, एक्टिविटीज क्या है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, क्या नहीं। आप नहीं, नहीं अब मुझे नहीं लगता है हमारे पेरेंट्स इस चीज को समझेंगे, बिकॉज उनकी वही सोच है, वो भी बदलने वाली है नहीं। तो हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए इस चीज को रोकने के लिए? देखिए माशाल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि आप और मैं जो है, अगर जिंदगी रही तो वी आर फ्यूचर पेरेंट्स, ठीक है, हमारी भी शादियां हो जाएंगी साइमल्टेनियस। तो बिल्कुल। मुझे लगता है अगर हम इस बात पे चल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है उसमें इशू है, वो है, तो अब हमें वी शुड लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर, बिकॉज अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है। अभी हमारे कुछ कजिन्स हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, जिनके रिसेंटली बच्चे हुए, मेरी बहन की रिसेंटली बेटी हुई। सो मुझे लगता है वी शुड फोकस ऑन देम, वी शुड फोकस ऑन आवरसेल्व्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ पर किस तरीके से अपने आप को, मैं पहले खुद की बात करूं फिर बच्चे की बात करूं, पहले हमें खुद में चेंजेस लाने हैं, क्योंकि हमारा बच्चा हमारी ही एक्टिविटीज से इम्पैक्ट होता है। अगर आप अपने घर वायलेंस कर रहे हो अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, तो अल्टीमेटली जो आपका बच्चा है वो उसी चीज को ले लेता है। और जब आप अपने वाइफ को पीटते हो और आपकी वाइफ चुप रहती है, तो ये बच्ची भी चुप रहना सीख जाती है। So when that wife says that I'm not afraid, if you're going to hit me, I'm not afraid, I'll speak up against this, then only the child will speak up. Otherwise, वो तो वही ले लेगी जो उसके पेरेंट्स का वो देख रही है सीन. So we need to understand this. We need to impart such education, such morals into ourselves and into our जो हमारे kids है उनमें भी, कि वो जाकर इस चीज को सीखे. बहुत सारी चीजें इसमें आप अपने बच्चे को काउंसल कर सकते हो. आप उनको थ्रू राइम्स, आज मैंने बहुत सारी राइम्स आजकल ऐसे देख रहा हूँ मैं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है. पहले एंटरटेनमेंट वाली होती थी, आज इन्फॉर्मेटिव है. एक राइम है, माई बॉडी इज माई बॉडी. आप उस राइम को एक बार देखो, अपने बच्चे को दिखाओ, उसमें वो कितने मजे से और कितना क्लियरली और कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरी बॉडी जो है ये सिर्फ मेरी है, यू कैन नॉट टच इट. देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड टच, बैड टच, जहां पर आप बच्चे को सिखाते हो कि अच्छा टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन से बॉडी पार्ट से जहां पर आपको अगर टच किया गया ये इनअप्रोप्रिएट है. आप उस राइम में दिखा रहा है कि आप उसको बोलोगे नहीं, दिस इज नॉट गुड. एंड इफ दैट पर्सन स्टिल कंटिन्यूज, गो एंड टॉक टू योर पेरेंट. बिल्कुल एक राइम स्कीम में ऐसा लग रहा है जैसे एक रैप चल रहा है, एक सॉन्ग चल रहा है, बट बात पहुंच रही है, क्योंकि बच्चे का दिमाग एक स्लेट बोर्ड है, आप जो उस पे छापोगे वो छप जाएगा. सो मैं यही मानता हूँ एज एन आर्टिस्ट, आप मुझसे बात कर रहे हो, मतलब मैं खुद पहले ये भी समझता, आज से कुछ साल पहले अगर यही बात होनी थी तो मैं ये अपनी जगह समझता, मुझे क्या करना है इसमें, मेरा कोई रोल नहीं, मैं एन आर्टिस्ट, मेरा काम है गाना. बट नहीं, दिस इज अ डिजिटल एरा, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड. मेरा जो कंटेंट है, अगर मैं वो कंटेंट लिख रहा हूँ कि मुझे दारू चाहिए और लड़की चाहिए, लड़की आइटम बॉम्ब है, नशीली है, तो मैं जो मतलब अगर आप एक वुमन को पोर्ट्रे करते हैं इन सब चीजों से, डेफिनेटली आपका तो इसमें फिर कोई ये आपका पॉइंट ही नहीं बनता, फिर आप इस पे बात करते. बट यू राइट समथिंग डिफरेंट. जी, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरा वैसा कंटेंट होता तो क्या सीन हो जाता. जो अब्यूजर वो देख रहा है, शायद वो तब तक अभी सोच ही रहा होता, बट इससे उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, कोई और भी मुझे इसके लिए प्रमोट कर रहा है और गाने में प्रमोट कर रहा है. तो दिस इज हाउ ऑल दिस इज ना स्प्रेडिंग. ये एक पूरा नेटवर्क है. कुछ गानों की वजह से कुछ पोइट्रीज ऐसी लिखी जा रही जो कि मतलब इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इसको एक टेक्निक समझा जा रहा है कि किस तरीके, जरा दिखाओ आप कैसे बच्चे को अब्यूज करें, कौन सी नई टेक्निक्स है, मतलब वो इसको पूरा ग्लोरीफाई कर रहे हो. एक टर्म है इसमें ग्रूमिंग. ग्रूमिंग एक ऐसा है जब आप साइबर बुलिंग करते हो, एक बच्चे को टारगेट करते हो, क्योंकि आज बच्चों के पास भी स्मार्टफोन्स है. जैसा आप देख रहे हो आज मैक्सिमम बच्चे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं. कितने सारे मेरे फैंस ऐसे हैं जो कि छोटे बच्चे हैं, मैं फिर उनको लिखता हूँ, वो बोलते हैं सर हमें रैप सिखाओ. यहाँ से अभी उनको रैप का पूरा एक्रोनियम का पता नहीं रैप क्या है, तो उनको बोलता हूँ आप पढ़ो. अभी मैं हैरान हो जाता हूँ वो किस तरीके से खुद ऑडियो भेजकर, टेक्स्ट मैसेज भेजकर मुझे लिखते हैं कि हमें आपका कंटेंट पसंद है. साथ साथ मुझे इस बात का डर फिर हो जाता है कि जब ये मुझ तक पहुंच रहे, कोई इन तक भी पहुंच सकता है थ्रू साइबर. तो साइबर बुलिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाता है. फिर एक टर्म है ग्रूमिंग, कि जो ये बच्चा है, इसको ये जो टारगेट कर रहा है वो इसको ग्रूम करता है, वो इसको बहुत दिन
पूरा एक ना एक तैयार कर देता है सेक्सुअल अब्यूज के लिए या फिजिकल अब्यूज के लिए, पूरा इसका एक बना देता है जिसको हम ग्रूमिंग कहते हैं। तो वहां तक ले जाता है जहां तक ये इसको कॉन्फिडेंस में लेता है कि ये हमारा सीक्रेट है, दिस इज अवर लिटिल सीक्रेट, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लुक अपॉन। वरना अगर हम एक सोसाइटी करके छुना सो गुरे सासा लाइक दिस, उसका काम देखना। इफ वी आर हेडिंग दैट देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए कैटास्ट्रॉफ। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे, देखिए मैं म्यूजिक करता हूँ, लॉट ऑफ पीपल से दैट दिस इज रॉन्ग आल्सो, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, बट देन आई हैव टू अंडरस्टैंड अगर गलत भी है बट कितने कॉन्टेक्स्ट तक है, किस हद तक है। अगर ये मुझे हार्म कर रहा है ठीक है, अगर ये मुझे हार्म कर रहा है ठीक, बट इट शुड नॉट बी ऑन दैट लेवल कि ये पूरी सोसाइटी को नासूर बना रहा है। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। अगर मैं चलो कुछ गलत भी कर रहा हूँ, अगर मेरे से ये हो रहा है प्रॉब्लम, बट इट शुड नॉट बी टू दैट पॉइंट कि जहां पर ये पूरी सोसाइटी में तबाहकुन चीजें फैला रहा है। चाइल्ड क्या मैं बताऊं, आई डोंट वांट टू यूज दैट टर्म। एक रैकेट पकड़ा गया था श्रीनगर में, तो उसमें वॉशिंगटन से भेजे गए थे लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, 5 लैपटॉप्स, 5 मोबाइल फोन एंड If you remember, I had shared that link with you. जब while I was in Jammu, जो ही मैंने वो देखा था, because I knew that you were doing work on this, so I straightforwardly sent it to you. तो वो बहुत बड़ा रैकेट था कश्मीर में। वो तो ये है ना कि जैसे हमारे लोग हैं ये समझते कि शायद यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। एग्जैक्टली हमने अपनी आंखें बंद की है, हम अपने बच्चों के मोबाइल फोन्स में नहीं झांकते, बिकॉज आजकल के बच्चे ऐसे ना, अगर आप ज्यादा उनको इंटरफेयर करोगे ना तो वो उठ के सुसाइड कर देगा। दिस इज मतलब हैपनिंग। ये तो क्योंकि हमने पहले ही जब हमने बच्चों को आजाद छोड़ दिया, हमने इतने पैसे दे दिए कि बच्चा ड्रग कर रहा है या बच्चा कुछ और कर रहा है, वो तो हमें पहले पता नहीं हो। जब हम ध्यान देना स्टार्ट करते हैं तब फिर बच्चा वो बागी बन जाता है, फिर वो या सुसाइड करेगा या तो फिर खुलेआम पेरेंट्स की बेइज्जती करेगा। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे हम अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि इस्लाम इज द बेस्ट वे, राइट? अगर सीरियसली हर एक मजहब में है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो या रेप नहीं करो, कोई मजहब आपको अलाउ नहीं करता है या कहीं पे आपको वैलिडेशन नहीं है आपको ऐसा ऐसा करना है। लेकिन अगर हर एक इंसान अपने मजहब को प्रॉपर तो नहीं कहूंगी लेकिन लिटिल बिट फॉलो करता है, तो आपको लगता है कि कश्मीर में, खासकर कश्मीर की जिसको हम वैली ऑफ साइंस कहते हैं, क्या आपको लगता है कश्मीर में चीजें पॉसिबल थी कि रेप होता, 10 साल की बच्ची का, 4 साल की बच्ची का गैंग रेप होते यहाँ पे? क्या आपको सीरियसली लगता है यहाँ पे फिर एसिड अटैक्स होते या यहाँ पे फिर एसएमएस में जो बर्न वार्ड है वो बढ़ जाता क्योंकि लड़की ने कितना अपने आप को लाइक ना वो मारने की कोशिश की है? डू यू रियली थिंक अगर हमारे पास एक होली बुक है, अगर हमारे पास एक प्रॉपर गाइड है, हम वो फॉलो नहीं करते, देन वी आर अगेन इस्लाम में ऐसा है वैसा करो? क्या आपको लगता है, मतलब कैसे लोग होंगे वैसा बोल? देखिए मैं आपको बताऊं, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला। एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, जहां पर कि ऐसा समझा था कि वो कश्मीर है। मतलब कुछ साल पहले आप थोड़ा, मैं नहीं बोलूंगा 100 साल पहले, वो बहुत लंबा किस्सा है। आप कुछ साल पहले अपनी लाइफ जर्नी में जाओ, यू आर इन 20s, आप थोड़ा सा पीछे जाओ 5-6 साल, अब ये केसेस हमारे लिए एलियन थे और हमेशा हम कहते थे कि बाहर हो रहा है यार, कश्मीर में एटलीस्ट, यहाँ तो ऐसा दैट वाज अवर नॉर्म, ये बातें होती थी। मैंने आपको अभी भी कहा ये प्रॉब्लम हमारे इसमें है कि जो जैसा आजकल की दुनिया ऐसी है, बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि रिलीजियस टीचिंग्स पे पूरा खरा उतर पाते हैं। बिकॉज दुनिया इतनी ज्यादा, इतनी सारी चीजें आपको इधर उधर ले जाने के लिए है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। बट एटलीस्ट जैसे आपने कहा कि बेसिक टीचिंग्स जो हमारी है, हर रिलीजन में जो बेसिक टीचिंग्स है, अगर हम उसको पकड़ के चलें, उसको एटलीस्ट हमें, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि मेरा म्यूजिक गलत हो सकता है, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट इट। बहुत सारे अलग अलग व्यू फॉर्म्स में कि ठीक है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इसमें गलती है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। बट फिर मैं ये समझू कि अब चलो, अब मैं गलती हो गई, मेरे से गलती हो रही है, बट एटलीस्ट इसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट ना करूं कि ये गलती ब्लंडर हो जाए, अब इसमें इतनी ज्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाए जो मैं कभी फिर ना जिंदगी में कभी मैं फिर उसको ठीक ना कर पाऊं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी सोसाइटी में वो जो बेसिक टीचिंग्स है हर मजहब की इनकैलकुलेट हो जाए, हम अपने आप में वो उनको फॉलो करें, तो कभी ऐसा नहीं होता। कश्मीर वाज, इज एंड ऑलवेज विल बी द लैंड ऑफ सेंट्स, बट इट इज जस्ट अप टू अस, जो हमारी नई फ्यूचर जनरेशन आ रही है, ठीक है मस्ती मजाक करे, बट इट शुड बी इन द लिमिट्स। वी शुड अंडरस्टैंड अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं।
हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, पहलगाम में बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उस वीडियो को रिप्रेजेंट मिस डाला गया कि देखिए पहलगाम में ये हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब जिन्होंने डाला होगा, जिनने कमेंट किया, मैक्सिमम लोग उनमें से वहां होते। मैं आपको बताऊं 100 से 90 लोग वहां पहलगाम में ही होते, और वापस आके उन्होंने उनको गाली दे दी जितने आप वीडियो में थोड़े से दिखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम है कि आप पहलगाम जाने को प्रॉब्लम मान रहे हो, लेकिन पहलगाम जाकर आप क्या कर रहे हो वो प्रॉब्लम। जाते एग्जैक्टली। तो सब, वहां पे जाके आप क्या कर रहे हो और आप वहां से लेकर क्या आ रहे हो दिमाग में, आप किस पर्पज से जा रहे हो, वो मैटर करता है। जैसा फॉर एग्जांपल, मैं एक कजिन के साथ बाइक पे था, आई एम सॉरी, आई एम कंटिन्यूअसली टॉकिंग बिकॉज दिस इज अ वेरी नो नो नो, टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं अपनी बाइक पे जा रहा था, मेरे साथ मेरी कजिन थी। तो मैं किसी जगह रुक गया, ट्रैफिक जैम हो गया, रुक गया, तो गाड़ी यहाँ से साइड खड़ी हो गई। एक लड़का था, मेरे से छोटा था, तो ही वॉज कंटिन्यूअसली स्टेरिंग एट माई कजिन। तो अब मैं उसको डांटू, अब मैं उसको डांट लगाऊं, मैं उसको पकड़ूं पहले, या मैं ये पहले समझू कि क्या मैं ऐसा करता हूं, जब मैं रुकता हूं, मैं अकेला होता हूं, मैं भी किसी की कजिन को ऐसे देखता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे खुद ठीक होना पड़ेगा ना। तो जब जब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा था, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं भी खुद ये करता था, तो तब इंसान को जब ये इंट्रोस्पेक्शन अपने आप में आ जाती है ना, देन आप खुद को पहले बदल लेते हो और फिर मुहिम उठाते हो सोसाइटी को बदलने का। कभी भी आप सोसाइटी को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक आप खुद नहीं बदलोगे। That is what my core belief is all about. If you are thinking कि मेरी बहन को कोई नहीं छेड़ना चाहिए, आप किसी की बहन को मत छेड़ो। Then only this is going to change. एक्चुअली उस अब्यूजर को पता नहीं होता है, अगर हम किसी की बहन, किसी की बेटी या किसी की माँ को छेड़ते हैं तो हम अपनी ही घर पे अपनी बहन को छेड़ते, बिकॉज सामने से वैसा हो रहा होता है। लेकिन हमें क्या होता है, हम हमारी बहन अंदर है, वो बाहर नहीं जा रही, लेकिन हमें जो करना है हम वो करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही एक रॉन्ग कंसेप्ट है, बिकॉज घर पे बैठ के भी उसकी बहन के साथ वैसा ही होता है जैसा वो किसी और की बहन के साथ करता है। प्लस जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है, वहां पे अगर इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस जो भी चिपकाया गया हमें, कब से हम बोर्ड का ही पढ़ रहे हैं सारे, या कुछ लोग से भी होंगे, मेरी बहन है इवन, तो वहां पे भी सेम चीजें है, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, जियो, इंग्लिश वगैरह। तो अगर एक मॉरल एजुकेशन जो, चलो आप घर से नहीं आ रहे, बिकॉज हर एक के पेरेंट्स ये नहीं होते हैं एजुकेटेड। यहाँ पे कई सारे ऐसे गाँव है जहाँ जिनको अभी भी नहीं पता है गुड टच बैड टच है क्या, माओं को नहीं पता है, वो बच्चों को क्या सिखाएंगी। अब हमारा एक जरिया था स्कूल का, लेकिन स्कूल में आपको लगता है मतलब वहां पे भी टीचर्स कभी आपने मॉरल एजुकेशन या गुड टच बैड टच पे, हाँ इवेंट वहां पे भी होता है, वहां पे भी म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं, वहां पे भी फेयरवेल पार्टीज होती है, लेकिन चाइल्ड अब्यूज पे कोई बात नहीं करता है। बिकॉज इसको ना, मैंने पहली कहा, इसको टैबू समझा जाता है। अगर हमारी एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा चेंज आ जाता। हमने रिसेंटली एक केस सॉल्व किया है, कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहां पे एक टीचर फीमेल स्टूडेंट को तंग कर रहा था काफी सालों से। उसके बाद जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो उस टीचर ने कहा मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। तो ऐसे भी टीचर्स है हमारी सोसाइटी में। डोंट यू थिंक ऐसा कुछ कमिटी बैठनी चाहिए स्कूल में अलग से, जैसे वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस करे वो बोर्ड से ही होना चाहिए, वो स्कूल का कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि केसेस भी बाहर आ जाए, बच्चों को भी पता चले मॉरल एजुकेशन क्या है, बिकॉज वी लैक मॉरल एजुकेशन, दैट्स ऑल आई कैन से, हमें पता नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता स्कूल में या सेल्फ डिफेंस क्लासेस होनी चाहिए? गेम्स क्लासेस हम रखते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस हम नहीं रख पाते स्कूल्स में। हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत बेकार हो गया है हमारी तरह। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे जो इसमें जो करता धरता है हमारे एजुकेशन सेटअप के, जैसे एनसीईआरटी है, ठीक है, हम सब बोलते हैं इसका, हम आमतौर बोलते हैं ना ये क्या सा सिलेबस पढ़ रही है, एनसीईआरटी की सीबीएसई है ना। तो हम लोगों को पहले पता नहीं है कि एनसीईआरटी है क्या, मतलब उसका जो फुल फॉर्म है वो जैसा नेशनल करिकुलम है वो उसको फ्रेम करता है, तभी एनसी जो पहला है वो यही है, वो करिकुलम फ्रेम करते हैं हमारे पूरे एजुकेशन सेटअप का। तो ये उनका फर्ज बनता है कि वो पहले ये देखे कि अगर करिकुलम में सारी चीजें हैं, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, और आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, आप जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हो, करंट अफेयर्स बढ़ा रहे हो, बिकॉज आप चाहते हो कि जो बच्चे हैं वो अप टू डेट रहे। तो बच्चे तो तब अप टू डेट रहेंगे ना जब वो पहले अप रहे, जब वो अप ही नहीं रहे तो डेट कहाँ से रहेगा, पहले उनको खड़ा तो होने दो आप, और वो खड़े तब रहेंगे, खड़े तो वो तब रहेंगे जब उनके करिकुलम में एक ऐसी बेसिक चीज इम्पार्ट की जाए उनके माइंड्स में, उनको बताया जाए
जो गुड टच है, बैड टच है, माने ये कहने का है मेरा, जैसे आप सारी बुक्स ऐड कर रहे हो, आप एक ऐसा ऐड करो करिकुलम में, एक ऐसा सिलेबस ऐड करो जहां पर ये बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाए और कंपलसरी किया जाए, ऑप्शनल नहीं, क्योंकि ऑप्शनल को हमेशा हम स्किप कर देते हैं। आप देखिए जब 10th का एग्जाम होते बोलते 5 बुक्स पे फोकस करो, बाकी जो ऑप्शनल। बाकी चलेगा। Yes, when you make this subject compulsory, then only students will take seriousness in. Then only the school administration will impart good teachers. वो अच्छे काउंसलर्स को लेके आएंगे। और मैं तो मानता हूँ कि हर स्कूल्स को, चलो अगर करिकुलम में नहीं है, अपने लेवल पर एक काउंसलर रखना चाहिए स्कूल में, बिकॉज स्कूल जो है वो आपका सेकेंड होम है। और इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि अगर ये कोविड नहीं होता, फर्स्ट होम है। आज बच्चा जो ही पैदा होता है स्कूल में, प्री नर्सरी, एग्जैक्टली तो आपको स्कूल में एक काउंसलर होना ही होना है, जिसके पास बच्चे जाके बोल सके दैट वट एवर इज हैपनिंग टू देम। क्योंकि देखिए बच्चा घर में सब कुछ बोल सकता है, अब अगर घर में ही कुछ हो रहा है वो कहाँ पे जाके बोलेगा? देन यू नीड टू हैव एन ऑल्टरनेटिव ना। तो साइमल्टेनियसली अगर स्कूल में एक काउंसलर एज अ पेरेंट एक्ट करे, वो बिल्कुल एक पेरेंट की तरह, एक गार्डियन की तरह इस बच्चे को ट्रीट करे, तब जाकर बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी सोसाइटी में ठीक हो जाती। बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास सब कुछ करने का टाइम है। ये उर्दू को हिंदी में बदल सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में बदल सकते हैं, बट ऐसे लॉज कभी नहीं लेके आएंगे, ऐसे लॉज ये कभी नहीं लेके, नाम बदलेंगे शहरों के। यू वोंट बिलीव, मैं एक स्कूल गई थी, बडगाम में एक स्कूल है, तो 12th क्लास की बच्ची को जब मैंने पूछा डू यू नो व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच, शी सेड नो, एंड आई वाज लाइक सीरियसली? फिर आपके साथ जो होता होगा आपको तो पता ही नहीं होगा। एंड मैंने कहा अगर आपको कोई धक्का देता है आप उसको बोलते नहीं मैं कुछ नहीं बोलती, मैं क्या बोलूंगी, मैं लड़की हूँ, मैं क्या बोलूंगी। मतलब उसका ब्रॉटअप ऐसा हुआ है, तो मतलब आप खुद समझोगे कि ऐसे ऐसे गांव हैं अभी भी जहाँ बिल्कुल एक कंसेप्ट ही नहीं है, और जहाँ पे इस बारे में बात ही नहीं होती है, ना ही कोई बात करना चाहता है, बिकॉज टैबू समझा जाता है, या फिर सोसाइटी आपको ऐसे ना इरिटेट करेगी बोल बोल के, आपके साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ वैसा होता। बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बच्चे को चाहिए होता है अपना उसका जो घर का माहौल है, पेरेंट्स खासकर वो समझे, दैट्स इट। उसके लिए सोसाइटी मैटर नहीं करती है। अगेन मैं वहीं पे आऊंगी कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, जैसा आपने भी कहा कम्युनिकेशन गैप है जिसको खत्म होना चाहिए। और जो स्कूल्स में जो भी अभी चल रहा है या अभी फिलहाल सभी बंद है, हाँ अभी भी स्कूल लाइक वही सारा जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, बस अपने मेन टारगेट पे फोकस करते हैं, परसेंटेज होना चाहिए, हमारे स्कूल का नाम होना चाहिए, चाहे वहां पे क्या भी हो रहा हो। बड़े बड़े स्कूल्स है कश्मीर में जिनके जहाँ पे इतने सारे केसेस आते हैं, और वो भी मतलब जिनका आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन स्टिल दे आर लाइक ग्रेड क्या है, परसेंटेज क्या है, हमारा स्कूल ऐसा, हमारा स्कूल वैसा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो सबसे घटिया स्कूल वही है। कश्मीर के जितने भी बड़े स्कूल है जो हमने देखा है। लेकिन अब अगर हम जितना भी इससे बात करेंगे ये तो कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ वास्ट टॉपिक, राइट? ये बहुत बहुत इसमें जाना है, डेप्थ में जाना है। अब एक आखिरी मैसेज जो व्यूअर्स को देंगे, या एक मतलब पूरे जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे कश्मीर वैली या आउटसाइडर जो भी देखते हैं, क्या एक मैसेज रहेगी आपको पेरेंट्स के लिए या एक यंगस्टर के लिए, या अपनी खासकर उनके लिए जो जिन्होंने ठेका लेके रखा है एक रिलीजन बेसिस पे, अगर हम चलेंगे तो कभी कुछ गलत नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जो मेरी बात है ये 4-5 मिनट कंटिन्यूसली चलने वाली है, देन उसके बाद विल कल्मिनेट दिस। तो पहले मैं आपको इस बात का जवाब दूं, जो आपने ये बात कही कि रिलीजन की, और आपने ये बात कही कि जो लड़की उसको बोला जाता है कि नहीं मैं तो लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए रिलीजन बेसिस पे ठीक, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। कुछ चीजें हैं जो कि आप भी समझती है बिल्कुल जरूरी है, उसको आप बदल नहीं सकते हो, दैट इज समथिंग विच इज एन एडमिटेड फैक्ट, जो कि बिल्कुल सही भी है। बट कुछ चीजें हैं जो हमने खुद इंट्रोड्यूस की है, जिनको कि हम किसी और चीज का रूप देकर उसको ब्लैंकेट में डालकर ये बोलते हैं ये भी इसमें आ जाता है, और वहीं पर प्रॉब्लम सारी शुरू हो जाती है। जैसा कुछ काम है जो मैं कर सकता हूं, कुछ काम है जो आपके लिए ठीक नहीं है। दिस इज लॉ, दिस इज नेचुरल लॉ, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे पैदा कर सकते, मैं नहीं कर सकता, दैट इज नेचुरल लॉ, दैट इज समथिंग वी कैन नॉट चेंज, दैट इज एन एडमिटेड फैक्ट, ठीक है। और उसको मैं ये नहीं बोल सकता, उसको फेमिनिज्म का झंडा लगाकर या पेट्रियार्की का झंडा लगा ये नहीं कहता कि नहीं मुझे भी करना है। बट देयर आर सम थिंग्स जो हमारी सोसाइटी में गलत हो रहा है कि इन्हीं चीजों का फायदा लेकर, इन नेचुरल लॉज का, रिलीजियस लॉज का फायदा लेकर कुछ ऐसी चीजें की जा रही है जिनको भी इन्हीं का पहनावा देकर फिर जो लड़की है उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है। वो मेरे कहने का मतलब, वो इशू जब हम एक डिस्टिंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, एक समझना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सी चीज सच में गलत है
और किस चीज को हम कुछ लोग अपने मतलब के लिए गलत बनवा रहे हैं। जब हम ये डिस्टिंक्शन करना सीख जाएंगे तभी आप देखेंगे एक इक्वल बैलेंस हो जाएगा, और जो लड़के हैं उनके आंखों में खुद ब खुद वो इज्जत आ जाएगी लड़कियों के लिए, और जो लड़कियां हैं साइमल्टेनियसली इट इज अ गिव एंड टेक प्रोसेस देन। तो ये जो पहली बात थी उसका जवाब। साथ साथ आपने जो एक मैसेज कही, मैसेज मैं क्या दूं उनको जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, उनसे बेहतर कौन समझता है कि बच्चों की केयर कैसे करनी है, बट इट इज जस्ट कि शायद वो उस लेवल तक एफर्ट नहीं लगा रहे। अगर नॉट अफ्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको 5,000 6,000 10,000 लोग देख रहे हैं, दैट इज इट। अब आप कल को उठो और आप किसी ऐसे इंसान को लेके आओ जो आपके लाइव पे स्ट्रिप हो, यानी कि वो कपड़े वपड़े निकाल के डांस मारेगा, कुछ करेगा। परसों आपके जो है 4 लाख फॉलोवर्स होंगे। सो व्हाट इज द इशू? द इशू इज दैट वी आर प्रमोटिंग क्वांटिटी, वी आर नॉट गोइंग फॉर क्वालिटी। दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम लाइज। नॉट अफ्रेड अच्छी बात कर रहा है, इसको किसी को फुर्सत नहीं है सुनने की। आप कुछ डिंचैक बोलो, कुछ तड़का बोलो, कुछ वायरल बोलो, फिर आप न्यूज में हो। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, कश्मीर की शादी, माय सॉन्ग, बहुत अच्छा इशू था, ठीक है, बट इट्स अ गोन थिंग, 2017 का मसला है, ठीक है। अब जाके क्या हो रहा है, आई रिसेंटली मेड अ सॉन्ग #NoSuicide। जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो मेरे गानों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स है, वो उठाते हैं मेरा गाना जो ही आता है, बिकॉज सोशल इश्यूज पे होता है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स इज टेलिंग मी, उसका एक एडमिन मुझे कह रहा है, भाई कुछ तड़कता फड़कता बनाओ जिसको हम सही से प्रमोट कर पाए। जस्ट इमेजिन कि एक बंदा यहाँ पर एक क्वालिटी बात करना चाहता है, एक ऐसे इशू पे बात करना चाहता है जो कि रेलिवेंट है। हर दिन सुसाइड्स हो रहे हैं सोसाइटी में, और सुसाइड का मेन कारण आपका जो है चाइल्ड एब्यूज है। बचपन में कुछ हुआ है जिससे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, अभी भी वो ट्रॉमा दिमाग में है और वो उसको सुसाइड करवाता है। इस बंदे को तड़कता फड़कता चाहिए, इसको कुछ मसाला चाहिए, इसको फर्क नहीं पड़ता सुसाइड्स हो रहे हैं। एंड दैट इज how our society is getting eroded, how our morals are getting eroded। आपको गलत तरीके, आपको गलत जगह इंस्पायर किया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि नहीं ये चीज जो है मसाले चीज में मजा है, डिंचैक चीज में मजा है, क्वालिटी मत सुनो, कौन सुनेगा ये इसमें कुछ ज्ञान की बात है, हमें भी पता है। दिस इज व्हाट इज बीइंग डन। तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप, जैसे कि फिर से मैं ये लफ्ज, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, एज दिस कश्मीरी सोसाइटी कह रहा हूँ, लड़की होकर आप आके लाइव इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हो। But I truly respect, I appreciate you from the heart of my hearts for coming out with an initiative like this। और जितने भी हमारे भाई बहन अपना सब काम छोड़कर हमको 2-3 मिनट ही चले सुन लिया इन्होंने, अगर ये मेरी ना सुन के, मैं कोई अफलातून नहीं हूँ, खुद बस इस कॉज को समझ जाए और अपने घर में बात करे। घर में एटलीस्ट 5 लोग तो होंगे, 4 3, वो 3 जाके और 3 को बोलेंगे, जो कि सलमान खान का वो 3 चेन वाला है, बिल्कुल यहाँ अप्लाई होता है। कुछ चीजें हमें लेनी चाहिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है अगर हम अपने 4 दोस्तों से बात करें, उनको बात समझ आ जाए, वो आगे चलकर 40 को बताएंगे। इसी तरीके से तो बात पहुंचती है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और साथ साथ बताना चाहूंगा उन सारे पेरेंट्स को कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जैसी सोसाइटी बन रही है, हमारे सामने बहुत सारे इम्तिहान आने वाले हैं, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग आ जाए जो हमें एक राइट तरीके की तरह इंस्पायर करे, और जो हमारी सोसाइटी बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे कि यहाँ कैसा निजाम था। ओके, वन लास्ट पर्सनल क्वेश्चन, अब नॉट अफ्रेड का जो गाना है वो कब आएगा? देखिए अभी देखिए मैंने जो चीजें बनाई है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करता हूँ, आई ट्राई टू बी एज क्विक एज पॉसिबल। बट जो ये इशू है, जैसा आपने खुद भी कहा, इट इज अ वेरी एम्बिगियस, इट्स एन अम्ब्रेला इशू, बहुत बड़ा इशू। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी चीज को छोड़ दूं। आई वॉन्ट इट टू बी ए कंप्लीट पैकेज, जहां पर एटलीस्ट कश्मीरी लोगों तक बात पहुंच जाए, उनको समझ आ जाए। और मैं हर एक लैंग्वेज इसमें यूज करना चाहता हूँ, बीट उर्दू, बीट कश्मीरी, ताकि लेमन तक भी ये पहुंच जाए। और वैसा प्रोजेक्ट बना, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, और टुगेदर we try our level best कि हाँ we reach out to every household of our valley and to the world, ताकि ये बात हमारी उन तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। यू नो, मतलब आप एक आर्टिस्ट है, लेकिन एक आर्टिस्ट होकर इतना कुछ बोलना या इस सोशल कॉज पे काम करना सबके बस की बात नहीं है। वी यूज टू लाइक, हम क्या सुनते हैं सिर्फ वो तड़कता फड़कता, यू सेड क्लियरली कि तड़कता फड़कता होना चाहिए, व्यूअर्स ज्यादा होंगे या मतलब प्रमोट ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे कॉज पे ना वही इंसान काम करेगा जिसको वाकई सोसाइटी की फिक्र होती है।
जिसको मतलब वो दिल से चाहते हैं कि सोसाइटी में कोई चेंज आए। सो मेरे लिए तो मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं आपको किसी भी एक पर्टिकुलर शेप में बोलूं इसको, या एक पर्टिकुलर वर्ड आपके लिए बोलूं। यू आर डनिंग अ ट्रेमेंडस जॉब, आई कैन से। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।